गैल्वेनिक करंट का। गैल्वेनिक करंट भी हमारे पास लो फ्रिक्वेंसी करंट है और अगेन लो फ्रिक्वेंसी करंट्स की जो फ्रिक्वेंसी है वो 0 से 100 हर्ट्ज तक होती है। और हमारे पास जो क्लासिफिकेशन ऑफ करंट्स है वो ऑन द बेसिस ऑफ डायरेक्शन आ रही है, ऑन द बेसिस ऑफ फ्रिक्वेंसी आ रही है, ऑन द बेसिस ऑफ वोल्टेज एंड एम्परेज आ रही होती है, और इसके अलावा ऑन द बेसिस ऑफ द बायोफिजिकल इफेक्ट्स में जो है क्लासिफिकेशन ऑफ करंट वो आ रही होती है। अगर हम थोड़ा सा ब्रीफ ओवरव्यू देखें तो ऑन द बेसिस ऑफ डायरेक्शन ऑफ करंट हमारे पास एक डायरेक्ट करंट होती है, एक ऑल्टरनेटिंग करंट होती है। डायरेक्ट करंट जैसे कि नाम से पता चल रहा है कि जो डायरेक्ट करंट है वो यूनिडायरेक्शनल करंट होगी, वो सिर्फ एक ही डायरेक्शन में फ्लो करेगी, जैसे कि हमारे पास डायरेक्ट करंट एंड इंटरप्टेड डायरेक्ट करंट जो हम गैल्वेनिक करंट के अंदर देखेंगे। ऑल्टरनेटिंग करंट का मतलब है कि वो दोनों डायरेक्शंस के अंदर ट्रैवल कर सकती है, जैसे कि हमारे पास साइनसॉइडल करंट्स वगैरह आ जाती हैं। ऑन द बेसिस ऑफ फ्रीक्वेंसी हमारे पास लो, मीडियम और हाई फ्रीक्वेंसी करंट्स हैं। लो फ्रीक्वेंसी करंट जैसे कि गैल्वेनिक करंट और जिसकी फ्रीक्वेंसी 0 से 100 हर्ट्ज के दरमियान है, और मीडियम फ्रीक्वेंसी करंट्स जिनकी फ्रीक्वेंसी 1000 से 10,000 हर्ट्ज तक है। और उसके अंदर हमारे पास आ जाती हैं वो इंटरफेरेंशियल थेरेपी वगैरह। और जो हाई फ्रीक्वेंसी करंट्स है उनकी फ्रीक्वेंसी अबव 10,000 होती है, और उसके अंदर हम डायथर्मीज वगैरह देखते हैं, शॉर्ट वेव, लॉन्ग वेव डायथर्मीज वगैरह। और बाकी जो वोल्टेज ऑन द बेसिस ऑफ द वोल्टेज हमारे पास लो वोल्टेज करंट्स होती हैं, हाई वोल्टेज करंट्स होती हैं। लो वोल्टेज करंट्स के जिनका जो वोल्टेज है वो लेस देन 100 वोल्ट्स होता है, फॉर एग्जांपल लो फ्रीक्वेंसी करंट्स का। हाई वोल्टेज करंट्स हमारे पास वो करंट्स है कि जिनका जो वोल्टेज है वो 700 वोल्ट्स तक होता है, फॉर एग्जाम्पल हमारे पास हाई फ्रीक्वेंसी करंट्स। ऑन द बेसिस ऑफ एम्परेज हमारे दो तरह से डिवाइड किया गया। लो एम्परेज के 1 से 30 मिली एम्पेयर्स तक जिनका एम्परेज होगा, जिन करंट्स का, वो लो एम्परेज की होंगी। और हाई एम्परेज वो करंट्स के जिनका एम्परेज 500 से 2000 मिली एम्पेयर्स तक होगा, वो यूजली हाई टेंशन या जो हाई एम्परेज करंट्स है वो होंगी। और बायोफिजिकल इफेक्ट्स में दो तरह की करंट्स आ जाती हैं कि वो जो आयनिक चेंजेस करेंगी या थर्मल चेंजेस कॉज करेंगी। सो ये था हमारे पास थोड़ा सा क्लासिफिकेशन ऑफ करंट्स का छोटा सा ओवरव्यू। अब हम देख लेते हैं गैल्वेनिक करंट को इन डिटेल से। जो गैल्वेनिक करंट है हमारे पास डायरेक्ट करंट है, यानी कि वो यूनिडायरेक्शनल है, जैसे कि मैंने आपको पीछे बात बता दी। जो यूनिडायरेक्शनल करंट है वो हमेशा पेनफुल होती है पेशेंट्स के लिए, क्योंकि ये यूनिडायरेक्शनल फ्लो करती है, तो ये जो मसल है वो कॉन्ट्रैक्शन में रहता है, कॉन्टिन्यूस कॉन्ट्रैक्शन में रहता है, और मसल को रिलैक्स करने का मौका नहीं मिलता, और अल्टीमेटली मसल ज़्यादा जल्दी फटीग हो जाता है। इसलिए वी प्रेफर ऑल्टरनेटिंग करंट। अब इसके लिए क्योंकि ये बहुत ज़्यादा पेनफुल है और ये यूनिडायरेक्शनल थी, तो टू ओवरकम दिस रेगुलर पॉज कैन बी गिवन बिटवीन स्टिमुलेशन के, जैसे कि मैंने बात की कि पेनफुल होती है और मसल्स जो है वो कॉन्ट्रैक्शन में रहती हैं, तो इसलिए इसके अंदर एक रेगुलर पॉज आता है। तो हम डायरेक्ट करंट को इंटरप्टेड गैल्वेनिक करंट बना देते हैं, और जो कांस्टेंट डायरेक्ट करंट है हम उसको भी यूज़ करते हैं, लेकिन आइंटरफेरेसिस के लिए। अब आइंटरफेरेसिस वो मैकेनिज्म है कि जिसके अंदर हम जो आइंस हैं वो बॉडी के अंदर अब्सॉर्ब कराते हैं, बॉडी के अंदर आइंस अब्सॉर्ब करा के ट्रीटमेंट किया जाता है, आइंटरफेरेसिस कहते हैं उसको। और आईजीसी यानी इंट्रप्टिक गैल्वेनिक करंट इज यूज्ड फॉर द डीनर्वेटेड मसल स्टिमुलेशन, यानी वो मसल्स जो डीनर्वेशन की तरफ जा रही हैं उनको, या जो डीनर्वेट हो चुकी हैं उनको। It is a direct current which is used to activate muscle directly without activation of the peripheral nerve, यानी ये सिर्फ मसल पे काम करेगा, पेरिफेरल नर्व को एक्टिवेट नहीं करेगा। डायरेक्ट मसल स्टिमुलेशन रिक्वायर्स पल्स या फेज ड्यूरेशन ऑफ एटलीस्ट 1 मिलीसेकेंड। 1 मिलीसेकेंड का जो इसका पल्स ड्यूरेशन है वो रिक्वायर्ड होता है इसके लिए, या कभी कभी उससे ज़्यादा ड्यूरेशन के लिए भी लॉन्ग कर सकता है। जो इसकी डोजेजेस है वो ये है कि रेगुलर 20 to 30 कॉन्ट्रैक्शंस विद एन एवरेज 90 to 200 कॉन्ट्रैक्शंस पर मसल पर डे। एक मसल में आप 90 से 200 कॉन्ट्रैक्शंस दे सकते हैं, इससे ज़्यादा नहीं देनी। और रेगुलर कॉन्ट्रैक्शन कितनी आती है? 20 to 30 कॉन्ट्रैक्शंस। एविडेंस फॉर के जिनके लिए हम इसको यूज़ करते हैं वो आता है डिनर्वेटेड मसल्स को कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स कराने के लिए। तो वो इसलिए क्योंकि अगर हमारा जो मसल है वो इनोवेट हो जाता है, मतलब जो हमारी नर्व है वो हील कर जाती है, नर्व रिपेयर कर जाती है, तो हमारा मसल एट्रोफिक या एट्रोफी की तरफ ना जाए, तो इसलिए हम डीनर्वेशन जो मसल का प्रोसेस है इसके लिए हम डीनर्वेटिंग मसल को स्टिमुलेट कराने के लिए यूज़ करें, ताकि वो कॉन्ट्रैक्ट रिलैक्स करे और जो मसल मास है वो काफ़ी हद तक मेंटेन रहे। और यूजुअली 2 साल लगते हैं एक
जो हमारे पास नर्व की इंजरी से हील होने के लिए, लेकिन अगर उसके बाद वो नहीं होती तो इसका मतलब है आपका जो मसल है वो एट्रोफी की तरफ जाएगा ही जाएगा, एंड देयर इज नो यूज कि आप उसको कह लें कि इस करंट के साथ ट्रीट करें, क्योंकि नर्व सप्लाई परमानेंटली फिर कट हो जाती है। कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द डीनर्वेटेड मसल में हेल्प लिमिट एडिमा or venous stasis within the muscle. Therefore, delay muscle fiber degeneration and fibrosis. वही बात जो मैंने पीछे समझा दी है कि जब तक हमारे पास रीनोवेशन नहीं हो जाती तब तक वो हेल्प आउट करेगा जो वेनस स्टेसिस ना हो, मसल डिले की तरफ, मसल एट्रोफी की तरफ ना जाए, मसल में एडिमा लिमिटेड रहे, और जो उसका मसल की जो एट्रोफी में जाने का जो प्रोसेस है वो स्लो डाउन हो जाए। रिकवरी टाइम फॉलोइंग दी इनोवेशन अपीयर्स टू बी शॉर्टन with appropriate electrical stimulation. और हम किस लिए इसको यूज नहीं करते? कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डीनर्वेटेड मसल may disrupt regenerating neuromuscular junction and subsequently delay reinnervation. मतलब अगर आपने कोई गलत टेक्निक या गलत फ्रीक्वेंसी वगैरह अप्लाई कर दी तो जो मसल रीइनोवेशन की तरफ जा रहा था तो क्वाइट पॉसिबल कि आपने उसके न्यूरोमस्कुलर जंक्शंस हिला दिए या आपने डिस्टर्ब कर दिया रीजनरेशन का प्रोसेस, तो जिसकी वजह से जो रीइनोवेशन है वो डिले हो जाएगी। और जो डीनर्वेटेड मसल है वो ज़्यादा सेंसिटिव है ट्रॉमा को, क्योंकि उसकी कोई नर्व सप्लाई नहीं है, तो ज़्यादा सेंसिटिव है ट्रॉमा की तरफ रादर देन द इनोवेटेड मसल। और जो इलेक्ट्रिकल स्टिमुलेशन है इट मे फर्दर ट्रॉमेटाइज द डीनर्वेटेड मसल, यानी उसके लिए नुकसान दे सकती है। प्रोलॉन्ग इलेक्ट्रिकल स्टिमुलेशन जो है वो ज़्यादातर जब तक रीइनोवेशन नहीं हो रही तब तक वो वर्थवाइल नहीं है, क्योंकि फाइनेंशियल और टाइम कॉस्ट दोनों करती है। वही बात है कि अगर आपकी मसल रीइनोवेशन की तरफ नहीं जा रही तो डेफिनेटली फिर आप इस करंट को अप्लाई नहीं करेंगे उस मसल को ठीक करने के लिए, क्योंकि नर्व सप्लाई आपके पास है नहीं और ये पॉसिबल नहीं है कि आप उस मसल की एट्रोफी प्रिवेंट करते रहें यूजिंग दिस करंट। ये फाइनेंशियली भी सूटेबल नहीं है और टाइम भी डेफिनेटली रिक्वायर्ड है। तो बात है कि इसका फायदा नहीं होगा। क्यों? अब हम बात करते हैं यूनिपोलर वर्सेस बायपोलर मोटर स्टिमुलेशन की। तो हमारे पास जो यूनिपोलर मोटर नर्व मतलब आप एक पॉइंट मोटर पॉइंट को स्टिमुलेट कर रहे हैं, यूनिपोलर मोटर पॉइंट को और बायपोलर मोटर पॉइंट को। अगर आप यूनिपोलर मोटर पॉइंट को ट्रीट कर रहे हैं तो यानी स्टिमुलेट कर रहे हैं तो उसके अंदर आप एक एक्टिव इलेक्ट्रोड रखोगे और एक लार्ज डिस्पर्सिव इलेक्ट्रोड रखोगे, जबकि बायपोलर में दोनों इक्वल साइज इलेक्ट्रोड्स आएंगे। साइट ऑफ स्टिमुलेशन मोटर पॉइंट्स फॉर स्ट्रॉन्गर रिस्पॉन्स। जो इफेक्ट्स है वो डिपेंड करेंगे प्लेसमेंट ऑफ इलेक्ट्रोड्स के ऊपर। स्मॉल अमाउंट ऑफ करंट पासेस थ्रू ईच इलेक्ट्रोड। जो स्मॉलर साइज है उसके अंदर जो करंट डेंसिटी है वो हाई होगी, क्योंकि देखिए उस इलेक्ट्रोड का जो साइज है वो छोटा है तो इसका मतलब उसके अंदर डेंसिटी ज़्यादा है, तो इसलिए उसका जो इफेक्ट है वो भी ज़्यादा होगा। और ये काम है वो सारा एक्टिव इलेक्ट्रोड कराएगा। अब क्योंकि यहाँ पे दोनों साइज जो इलेक्ट्रोड से थे वो सेम थे, तो यहाँ पे जो करंट इलेक्ट्रिसिटी है या करंट डेंसिटी है वो सेम ही होगी दोनों के अंदर। और ये कन्वीनियंट है जब आपने लार्ज मसल ग्रुप्स को स्टिमुलेट कराना हो। इक्वली स्मॉल इलेक्ट्रोड्स यूज्ड फॉर स्टिमुलेटिंग डीनर्वेटेड मसल्स। इक्वली जो स्मॉल इलेक्ट्रोड्स हैं वो यूज करते हैं फॉर स्टिमुलेटिंग डीनर्वेटेड मसल्स। नेक्स्ट जो हमारे पास की जो कंपैरिजन आ रहा है इलेक्ट्रिकल एक्साइटेबिलिटी का ऑफ अ नर्व एंड अ मसल। जो रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल पे जो नर्व है उसका -70 मिलीवोल्ट है और मसल का -90 है। अकोमोडेशन रेट नर्व का हायर है। अकोमोडेशन रेट यानी जो मसल है वो अडेप्ट हो जाती है किसी भी स्पेसिफिक फ्रीक्वेंसी या इंटेंसिटी के ऊपर। मसल्स आदी हो जाते हैं एक स्पेसिफिक इंटेंसिटी के, तो उसको हम अकोमोडेशन कहते हैं। नर्व का ज़्यादा हायर, मसल का लोअर। पल्स ड्यूरेशन जो यूज़ कर रहे हैं हम नर्व के लिए शॉर्टर पल्स, मसल के लिए लॉन्गर पल्स। जो इंटेंसिटी यूज़ कर रहे हैं नर्व के लिए वो हायर इंटेंसिटी, क्योंकि जो पल्स ड्यूरेशन है वो शॉर्ट है। जहाँ पे पल्स ड्यूरेशन शॉर्ट है वहाँ पे इंटेंसिटी हाई है, जहाँ पे इंटेंसिटी लो है वहाँ पे पल्स ड्यूरेशन लॉन्गर है। नेक्स्ट हमारे पास जो किस तरह से जो स्टिमुलेशन है वो वर्क करेगी। अगर इनोवेटेड मसल है डीनोवेटेड मसल है, इनोवेटेड मसल के लिए हमारे पास जो ब्रिस्क कॉन्ट्रैक्शन है वो आएगी। डीनोवेटेड जो मसल है वो स्लगिश कॉन्ट्रैक्शन शो करेगा। तो यहाँ तो हमारे पास पार्शियल टेक्निक मसल कॉन्ट्रैक्शन आएगी या फुल टेक्निक मसल कॉन्ट्रैक्शन आएगी। जो रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट है वो सडन इंक्रीज इंटेंसिटी में आएगा, ये ग्रेजुअली इंक्रीजिंग इंटेंसिटी आएगा। जो स्ट्रेंथ ऑफ कॉन्ट्रैक्शन है वो डिपेंड करेगी कि आपने कितने जो मोटर पॉइंट्स हैं उनको एक्टिवेट कराना है, और ये मसल फाइबर्स के ऊपर एक्टिवेट कराने पे एक्ट करेगी। जो इंटेंसिटी इसकी हायर है इसकी लोअर है। पल्स ड्यूरेशन इसकी लेस देन 10 मिली सेकेंड्स है,
क्योंकि शॉर्ट पल्स ड्यूरेशन है और यहाँ पे इसकी लॉन्गर है, मोर देन 10 मिली सेकेंड। और करंट एक्सी और आइडियल करंट है, करंट एक्सी हमारे पास 1 मिली सेकेंड और ये 50 मिली सेकेंड। आइडियल करंट हमारे पास फैराडिक या फैराडिक टाइप है। अच्छा, अब यहाँ पे बात ये हो रही है कि जो हमारे पास इनोवेटेड मसल कॉन्ट्रेक्शन के लिए जो हम करंट यूज़ कर रहे हैं वो हम फैराडिक या फैराडिक टाइप करंट यूज़ कर रहे हैं। हम इंटरप्टेड डायरेक्ट करंट हमेशा डीइनोवेटेड मसल्स को स्टिमुलेट कराने के लिए यूज़ करेंगे। हम डीइनोवेटेड मसल्स के लिए कभी भी फैराडिक करंट यूज़ नहीं करेंगे, क्योंकि हमने डीइनोवेटेड मसल्स के लिए पता कि वो स्टिमुलेट करा रही है डायरेक्ट मसल को, वो पेरिफेरल नर्व्स पे कोई इफेक्ट नहीं दे रही। जबकि जो इनोवेटेड मसल है उसके लिए हम फैराडिक करंट यूज़ करेंगे, क्योंकि ज़ाहिर है उसका इफेक्ट आएगा नर्व के ऊपर और हम फिर उस तरह से इनोवेटेड मसल को एट्रोफी या उस हिसाब से उसको स्टिमुलेट करा रहे हैं अपने डिसऑर्डर्स के अकॉर्डिंग। तो अगर हमने खाली मसल को कॉन्ट्रैक्ट कराना फिर तो कोई फ़ायदा ही नहीं होगा इंटरप्टेड उसको, उसके लिए फैराडिक करंट को इधर यूज़ करने का या इंटरप्टेड डायरेक्ट करंट को इधर यूज़ करने का, क्योंकि वो अल्टीमेटली नुकसान ही देंगी। अब जो यूजेस हैं यहाँ पे हमारे पास कांस्टेंट डायरेक्ट करंट है, वो आइंटरफोरेसिस की यूज होती है। ये हमने कहा, हमने बात कर ली थी आइंटरफोरेसिस के, जिसमें हम आइंस का यूज करते हैं फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ वेरियस डिसऑर्डर्स, और बॉडी के अंदर हम आइंस को भेजते हैं। मॉडिफाइड डायरेक्ट करंट जो है वो स्टिमुलेट करा रही है डीइनोवेटेड मसल्स को, ये मेंटेन कर लिया है प्रॉपर्टी ऑफ द मसल्स को, प्रिवेंट करिए एट्रोफी को, यूटिलाइज करिए मसल के साथ सब्सटेंसेस वगैरह और वही न्यूट्रिशन वगैरह मेंटेन करिए, क्योंकि ये वहाँ पे जो मसल को कॉन्ट्रैक्टलाइज करा रही है तो अल्टीमेटली वो एट्रोफी प्रिवेंट कर रही है। और वहाँ किस तरह से एट्रोफी प्रिवेंट करिए कि वहाँ पे जो सारे मटेरियल्स वगैरह हैं उनका एक्सचेंज हो रहा है, वहाँ पे एब्जॉर्प्शन हो रही है, वहाँ पे पंपिंग एक्शन हो रहा है। प्रिवेंट करिए वेनस और लिम्फेटिक स्टेसिस को, और प्रिवेंट करिए एडीमा को, प्रिवेंट करिए कॉन्ट्रैक्शन को, इम्प्रूव करिए लोकल सर्कुलेशन को, मेंटेन करिए एक्साइटेबिलिटी ऑफ द मसल को, और मेंटेन द वर्किंग हाइपरट्रॉफी ऑफ द डीइनोवेटेड मसल। ये सारी वही बातें हैं कि क्योंकि वहाँ पे हम सिर्फ मसल को स्टिमुलेट करा रहे हैं तो वहाँ पे लोकल सर्कुलेशन है वो इम्प्रूव हो रही है। लोकल सर्कुलेशन इम्प्रूव होने का मतलब यही होता है कि वहाँ पे ऑक्सीजन सप्लाई, ब्लड सप्लाई और जो न्यूट्रिएंट्स है वो उसको मिल रहे हैं, और वहाँ से जो वेस्ट प्रोडक्ट्स हैं वो एक्यूमुलेट नहीं हो रहे, और अगर एक्यूमुलेट हुए हैं तो वहाँ से रिमूव हो जाते हैं। Stimulating denervated muscle, electrical currents may be used to reduce muscle contraction in a denervated muscle. Denervated muscle has lost its peripheral nerve supply. ठीक है? Purpose for electrically stimulating denervated muscle is to help minimize the extent of atrophy. यानी वही बात बार बार आ रही है, एट्रोफी को प्रिवेंट करना कब तक करना है एट्रोफी को प्रिवेंट, तब तक कि जब तक नर्व जो रीजनरेट है वो नहीं हो जाती। Muscle fiber experience a decrease in size, diameter and weight of the individual muscle fibers, ताकि मसल की जो इनोवेशन है वो एक लॉन्ग टर्म रिकवरी का प्रोसेस होता है, 6 महीने साल डिपेंड करेगा किस लेवल की इंजरी है। तो तब तक जब तक हमारी जो नर्व है वो इनोवेट नहीं हो सकती, हमें सिर्फ तब तक मसल को प्रिवेंट करना होता है ताकि वो फर्दर डैमेज में ना जाए। और there is a decrease in amount of tension which can be generated and an increase in the time required for contraction. जो degenerative changes हैं वो progress करते हैं until muscle is re-innervated by axons regenerating across the side of ligament. If re-innervation, वही बात है कि अगर re-innervation 2 साल के अंदर अंदर नहीं हो रही तो इसका मतलब है जो contractile elements हैं वो नॉन कॉन्ट्रैक्टाइल एलिमेंट से रिप्लेस हो चुके हैं, यानी वहाँ पे फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू जो है वो रिप्लेस हो गया कॉन्ट्रैक्टाइल एलिमेंट्स के साथ। और रिकवरी जो मसल का फंक्शन है इट इज नॉट पॉसिबल। मसल स्टिमुलेशन विद इंटरमिटेंट डायरेक्ट करंट ये है कि द टर्म मसल स्टिमुलेशन इज यूज्ड टू रेफर टू द प्रोडक्शन of a contraction in a muscle or a muscle group by the application of an electrical stimulus। ठीक है, ऑब्जेक्टिव आता है वो यही आता है कि आपने असेस करना रिस्पॉन्स को कि इलेक्ट्रिकल स्टिमुलेशन के साथ जो पेरिफेरल मोटर न्यूरॉन्स हैं या मसल टिश्यूज हैं वो कितने एक्टिव है। Depending upon the nature of the contraction that can be produced by the means of direct current pulses, a distinction is made by between single and multiple stimulation। सिंगल स्टिमुलेशन के अंदर सिंगल कॉन्ट्रैक्शन प्रोड्यूस होगी, मल्टीपल स्टिमुलेशन के अंदर टेक्निक मसल कॉन्ट्रैक्शंस प्रोड्यूस होंगी। और जो पल्स टाइप है वो ओनली रेक्टेंगुलर या ट्रायंगुलर जो हम पल्सेस हैं वो यूज़ करें, और क्योंकि यही एरिया ऑफ इंटरेस्ट है। जो ट्रायंगुलर होती है उसकी जो इम्पल्स है वैसे ना ऐसे ट्रायंगुलर इम्पल्स आती है ट्रायंगल की शेप में, जो रेक्टेंगुलर है वो ऐसे रेक्टेंगल की शेप में ही पल्स आती है।
जो एप्लीकेशन है गैल्वेनिक करंट की ये है कि डिनर्वेटेड मसल्स के लिए यूज हो रहा है, और इनर्वेटेड मसल्स के लिए हम कौन सी करंट यूज कर रहे थे, फैराडे करंट। और गैल्वेनिक करंट को हम यूज करें फेशियल पाल्सी वीकनेस के लिए, सेकेंडरी टू बेल्स पाल्सी या फेशियल पाल्सी और आइंडोफोरेसिस के लिए। कॉन्ट्राइंडिकेशन ये है कि आपने इलेक्ट्रोड्स हार्ट के पास नहीं रखने, कार्डियक पेसमेकर्स पे नहीं रखने, कोई ट्यूमर है वहां पे अप्लाई नहीं करना, फेम्ब्रेनिक नर्व जहाँ पे हमारे पास ट्रेवल करिए वहां पे नहीं करना, किसी कैरियड साइनस के ऊपर नहीं रखना, लेरिंग्स की जो मस्कुलेशन है उसके ऊपर नहीं रखना, और जो हमारे पास प्रेग्नेंट वुमेन है उनके ऊपर नहीं अप्लाई करना। जो प्रिकॉशन है वो ये है कि आप उन पेशेंट्स के ऊपर अप्लाई ना करें जिनको हार्ट प्रॉब्लम है या जो ट्रांस थ्रेसिकली जिनको कोई एरिथमिया का मसला है, उस तरह आपने ट्रांस थ्रेसिकली नहीं रखने, इलेक्ट्रोड्स प्लेस नहीं करने क्योंकि उनको एरिथमिया का मसला है। और वो सारी के किसी स्वॉलन इन्फेक्टेड या इन्फ्लेम्ड एरियाज के ऊपर, या आपने बहुत ध्यान रखना है कि आपने पहले स्विच बंद करके पहले इलेक्ट्रोड्स रिमूव करने हैं, और आईलिड्स के ऊपर अप्लाई नहीं करना। और डेंजर्स हमारे पास रिदमा है यानी रेडनेस है, बर्न है, इलेक्ट्रिक शॉक है या हाइपोवोलेमिक शॉक है, इसके डेंजर्स थे ये हमने डिटेल में डिस्कस कर ली गैल्वेनिक करंट। आई होप ऑल ऑफ the queries are clear about galvanic current and you guys understand what is galvanic current and why we study it. That was all about galvanic current.